देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप स्वप्रेरण पढ़ चुके थे, ठीक है। दो घटनाएं मुख्य थी इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, एक है सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण और दूसरा है अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। तो अन्योन्य प्रेरण के बारे में बताया गया था आपको कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कर देने से, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देने से दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और उससे संबंधित एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना। दो कुंडली हमारे पास है, एक कुंडली ये हो गई, दूसरी कुंडली इसके बगल में रखी हुई है। पहली कुंडली में धारा नियंत्रक के माध्यम से हम धारा के मान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो देखेंगे कि दूसरी वाली कुंडली है बगल में रखी हुई है, उससे संबंधित अगर हमने एक लगा दिया धारा मापी, धारा को मापने के लिए, तो उसमें एक क्षण के लिए धारा बढ़ जाती है, फिर अपने स्थान पर वापस लौट आती है। या धारा के मान में कमी करेंगे तो फिर से धारा उत्पन्न हो जाएगी, वो प्रेरित धारा हम कहते हैं उसको, इंड्यूस्ड करंट है वो, बाईं तरफ उत्पन्न हो जाएगी, फिर अपने स्थान पर वापस लौट आएगी। जब तक हम धारा के मान को बढ़ाते रहते हैं पहली कुंडली में या घटाते रहते हैं, तब तक तो यह प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहती है, लेकिन जैसे ही धारा के मान को घटाना बढ़ाना बंद कर देते हैं वैसे ही ये धारा बंद हो जाती है, ठीक है। ये आपको बताया गया था। और ये भी बताया गया था आपको कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M, जिसको हम M से शो करते हैं, इसका मान द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यहां पर आपको समझाया गया था कि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अर्थात N2∅2 प्रोपोर्शनल टू होता है I1। पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान के बढ़ने पर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। पहले में फ्लक्स धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा उत्पन्न होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा तो N से गुणा करने पर चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो N2∅2 प्रोपोर्शनल टू I1 लिखा जा सकता है, या तो इसको आप N1∅1 प्रोपोर्शनल टू I2 भी लिख सकते हैं। ये चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन है, एक का प्रभाव दूसरे पर और दूसरे का प्रभाव पहले पर पड़ता है, तो N2∅2 अब जब यहां पर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, अर्थात गुणांक को चेंज करेंगे कांस्टेंट में, तो यहां पर जो कांस्टेंट मिलता है उसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या M से शो करते हैं। N2∅2 = M I1 हो जाता है, और यहीं से ये सूत्र आपका निकला हुआ है। यहां से परिभाषा बता दिया था आपको, उसी दिन बता दिया था, आप याद करेंगे तो, कि किसी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये उसकी परिभाषा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का एक और फार्मूला आप यहां से जान सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं फैराडे के नियम से जानते हैं आप कि स्मॉल ई इक्वल टू, फैराडे का जो पहला नियम है, ठीक है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो फ्लक्स परिवर्तन की द्वितीय कुंडली की बात अगर हम करें, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ΔΦ2/ΔT विद नेगेटिव साइन। यह द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। आप ΔΦ भी यहां लिखते थे, है ना। अब यहां पर दो कुंडली है,
तो दूसरी कुंडली की बात करेंगे तो 2 लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा फाई V2 चाहे आप कर दीजिए, चाहे डेल्टा फाई 2 कर दीजिए। ऐसे फाई आप समझ गए चुंबकीय फ्लक्स है, अब भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डेल्टा फाई 2 डेल्टा टी नेगेटिव साइन, यही द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। ठीक है, अगर उस कुंडली में फेरों की संख्या आपको पता है, जैसा आपको पता है कि ये प्राथमिक कुंडली थी यहाँ पे और इसके बगल में यहाँ पर द्वितीय कुंडली थी। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमने N2 माना था, तो N2 से यहां गुणा करेंगे, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस N2 डेल्टा फाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये सिंगल फेरे के लिए है, अगर फेरों की संख्या उसमें n दिया गया है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो यही फैराडे का नियम है। E इक्वल टू माइनस N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी, या E इक्वल टू माइनस डेल्टा को बाहर ले लीजिए, N2 को अंदर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स भी अचर राशि है, अदिश राशि है, N2 जो है संख्या है, अंदर करेंगे इसको तो डेल्टा N2 फाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा टी ऐसे हो जाएगा। E इक्वल टू माइनस डेल्टा बाहर हो गया, N2 फाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा, या E इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अब N2 फाई 2 की वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं m इंटू I1, यहां लिखा हुआ है N2 फाई 2 इक्वल टू m I1, आप यहां रख सकते हैं, तो माइनस डेल्टा m I1 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस, अब m को बाहर ले लीजिए, m जो है कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व तो कहते हैं उसको, m बाहर हो जाएगा तो डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अगर अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को डिफाइन करना है तो m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल e अपॉन, नेगेटिव साइन रहेगा ही, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, m अपॉन यहां हो जाएगा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा। m इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्मॉल e डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ऐसे ही फार्मूला आपका वहां मिला था, आपको याद आ रहा होगा, स्वप्रेरकत्व में या स्वप्रेरण गुणांक में L इक्वल टू आया था E अपॉन डेल्टा I बटे डेल्टा टी, वहां पर I1 I2 नहीं था, केवल I था, यहां पर I1 I2 दोनों है, तो यहां पर आपको I1 लिखना पड़ेगा। अब यहां पर आप कर सकते हैं, परिभाषा उसकी दे सकते हैं इस नियम के हिसाब से, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से, अब चूंकि माइनस को इग्नोर करना है तो हम कहेंगे संख्यात्मक रूप से, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस मान के बराबर होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। फिर से आप समझ सकते हैं, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है, संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इस अवस्था में आप ये देख सकते हैं, इसका मान आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर चाहे स्वप्रेरण गुणांक हो या अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, चाहे L हो या M हो, दोनों का मात्रक एक ही है, उसको हम कहते हैं हेनरी। उसका मात्रक क्या होता है? हेनरी उसका मात्रक होता है हेनरी। हेनरी जो है मात्रक है किसका?
अन्योन्य प्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरण गुणांक का, ठीक है। हेनरी इसका मात्रक होता है। और एक हेनरी कैसे हम निकालेंगे, एक हेनरी होता कितना है, ठीक है। एक हेनरी आखिर है कितना, अगर निकालना है, ध्यान दीजिए, अगर यह ई जो है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे हेनरी में कह करके इसका मात्रक आपका व्युत्पन्न मात्रक के पदों में आप जानना चाहें तो वोल्ट होता है मात्रक इसका विद्युत वाहक बल का बटे धारा बटे समय है, तो यहां पर हो जाएगा एम्पियर प्रति सेकंड। चाहे सेकंड को आप ऊपर भी कर सकते हैं, सेकंड को आप ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप वोल्ट प्रति वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड, ऐसे इसको एक साथ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एम्पियर 5 सेकंड करेंगे, एक साथ कर देंगे। तो अब इसमें अगर आपको परिभाषित करना है एक हेनरी कितना होता है, तो एक हेनरी का मतलब हुआ 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकंड। डेल्टा आई बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी का मान हो जाए 1 और ई का मान हो जाए 1। कहने का मतलब कि धारा परिवर्तन की दर जो है वो 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए। इसका आशय ये हुआ कि विद्युत धारा में 1 सेकंड में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, या 2 सेकंड में 2 एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, या 3 सेकंड में 3 एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, काटने पर 1 आ जाए, तब हम कहेंगे कि 1 एम्पियर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो रहा है और उससे विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित हो, 1 वोल्ट का। तब उस समय जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा वो 1 हेनरी होगा, ठीक है। इसलिए 1 हेनरी की परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं, लिखिए 1 हेनरी, 1 हेनरी 2 कुंडलियों के बीच, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का वह मान है, 1 हेनरी 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का वह मान है जो एक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होने पर क्या धारा, एक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होने पर उत्पन्न होता है। सेंटेंस आप बैठा लीजिए, थोड़ा सा सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम हो देख लीजिएगा, ठीक है। 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। 2 कुंडलियों के बीच 1 हेनरी 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का वह मान है जो पहली कुंडली में 1 एम्पियर धारा परिवर्तित होने पर, ठीक है, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर दे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उत्पन्न कर दे। सेंटेंस आप बैठा लीजिएगा, परिभाषा उसकी यही है, समझ गए बात को। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। अगर किसी कुंडली में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए, जैसे कोई कुंडली है
लपेटी गई, उसके बीच में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए, जैसे लोहे की छड़ रख दी जाए, तो पूछा जाता है कि किसी चुंबकीय पदार्थ के रख दिए जाने पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। किसी कुंडली के बीच यदि कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए, लोहे की छड़, निकिल की छड़, कोबाल्ट की छड़, ठीक है, जो कि चुंबकीय पदार्थ है, इनको रख दिया जाए तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, कहीं अब विकल्प पूछा जाए आपसे बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है, तो आप क्या बताएंगे, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है दो समाक्ष परिणलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समाक्ष परिणलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। एक परिणालिका आपकी, आप ये देख रहे हैं पहली वाली, और ये दूसरी परिणालिका। पहली परिणालिका में फेरों की संख्या है N1, दूसरी परिणालिका में फेरों की संख्या है N2। ठीक है ना, दोनों की लंबाइयां L मान लेते हैं। N1 पहले परिणालिका में फेरों की संख्या, N2 दूसरे फेरों की संख्या है। अगर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पूछी जाए आपसे, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो उस अवस्था में N1/L यही पहली वाली कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी। इसको N1 से शो करते हैं। N1 प्रति एकांक लंबाई, समझ रहे हैं ना, जैसे यहां फेरों की संख्या मान लीजिए 500 फेरे हैं और दूरी यहां पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में 500 फेरे, 1 सेंटीमीटर 50 फेरे, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1। स्मॉल n1 का मान क्या होगा, कैपिटल N1/L, और स्मॉल n2 इक्वल टू कैपिटल N2/L। ठीक है ना, आपको देखना है कि दो कुंडलियां हमारे पास है, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना होगा। आपको पता है यहाँ पे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र यही होता है, M इक्वल टू N2 Φ2/I1। क्या सूत्र हो जाएगा, M इज इक्वल टू N2 Φ2/I1। ये हो जाएगा आपका N2 Φ2। क्या होगा, Φ2 मतलब हो गया फ्लक्स का मान, दूसरी कुंडली का फ्लक्स है ना। क्या हो जाएगा, Φ इक्वल टू होता है BA, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र आप जानते हैं पहले से, Φ इक्वल टू BA होता है ना। क्या हो जाएगा यहां पे BA, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र किसका है, जो पहली वाली धारा पहले वाले में बह रही है, धारा इसमें बह रही है, इसके नाते जो प्रेरण वाली जो घटना है वो इसमें हो रही है, दूसरी वाली कुंडली में हो रही है। कहने में धारा के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे किसमें, पहली वाली कुंडली में। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र किसका बढ़े घटेगा, पहली वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये भी रखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से क्या होगा कि धारा, यहां पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां पर N2 हो जाएगा इंटू B हो जाएगा, ठीक है, इंटू A। B क्या है, B जो है वह चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इस पहली वाली कुंडली में धारा बहने से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसको आप चाहे B1 कर लीजिए, B1, अभी इसको हटा देंगे B1। ये ना कंफ्यूजन हो कि दूसरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी कुंडली पहली कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, उसी कुंडली का ये चुंबकीय क्षेत्र है, बटे यहां हो जाएगा I1। इसका आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब दूसरी पहली वाली जो कुंडली हमारी है, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखिए धारावाही परिणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारावाही परिणालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B का सूत्र होता है μ0 Ni। ये सूत्र आप पढ़े हैं।
अभी एक बार ये पहले प्रयोग हुआ है, अभी ये स्वप्रेरण घटना प्रयोग हुआ है, ये μ0 n का प्रयोग हुआ है। μ0 कांस्टेंट है, स्मॉल n ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है। आई धारा प्रवाहित होने वाली है, तो यहाँ B की जगह B1 है, ये ऑलरेडी समझ लीजिएगा, ये B1 पहली वाली कुंडली के लिए निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा μ0, स्मॉल n को हम लिखेंगे पहली वाली कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, n1 है, ये पहली वाली कुंडली के इसको n1 कर दे रहे हैं, इसको B1 समझ लीजिएगा। तो B1 इक्वल टू μ0 n1, इसको I1 करिएगा ऐसे, क्योंकि पहली कुंडली के लिए है। तो B1 इक्वल टू μ0 इंटू n1 I1। n1 का मान क्या होगा, ये पहले से लिखा गया है, कैपिटल N1 बटे L, यहां आपने कर दिया इसको, इंटू I1, ये हो गया। यही उठा करके वहां रख दे रहे हैं अब हम। तो m की वैल्यू हो जाएगी n2 इंटू B1 की वैल्यू ये लिख दे रहे हैं μ0 कैपिटल N1 I1 अपान L, और एक ए यहां पर ऑलरेडी है और I1 यहां पर पहले से, ये वाला I1 यहां लिख दिया, ए यहां पर उतार दिया हमने। B1 का मान μ0 n1 I1 बटे L यहां से रख दिया, n2 आपका है। अब यहां पर I1 से I1 कट गया, आपको मिलेगा m बराबर μ0 रहेगा, फिर n1 n2 एक साथ कर दे रहे हैं, फिर a कर दे रहे हैं, डिवाइड बाय L कर दे रहे हैं, ठीक है। m इक्वल टू μ0 n1 n2 इंटू a डिवाइड बाय n, यही आपका सूत्र है। कहीं कहीं इसमें जो है n1 बटे n को स्मॉल n कर दिया हुआ है, स्मॉल n लिखिए, चाहे आप इसी रूप में याद करिए, इस रूप में याद कीजिए, जानते रहिएगा कि कैपिटल N1 N2 जो है वह संपूर्ण फेरों की संख्या है, और L जो है वो धारावाहिक प्रणालिका की लंबाई है, ठीक है ना। L धारावाहिक प्रणालिका की लंबाई है, N1 और N2 जो है वह उसमें फेरों की संख्या है। समझ गया हो गया। ये है दो समाक्ष मतलब कि एक ही अक्ष पर है, दोनों एक ही अक्ष पर लपेटी गई है प्रणालिकाएं, उनके बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, उसका ये सूत्र है m बराबर μ0 n1 n2 इंटू a डिवाइड बाई, ठीक है। यहाँ तक एक टॉपिक बचा हुआ है, इसमें भंवर धाराएं आपको बता दें, बस खत्म हो जाएगा। भंवर धाराएं क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु की प्लेट, ठीक है, बहुत तेजी के साथ ले जाई जाती है, ले आई जाती है, कहने का मतलब कि जहां पर कोई चुंबकीय वस्तु है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लगातार किया जाता है, जिससे कि उस चुंबकीय वस्तु के आसपास चुंबकीय फ्लक्स तेजी के साथ बदलता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, ठीक है, और एक प्लेट है कोई, उस प्लेट को हम अंदर ले आ रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, अंदर ले आ रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। जब अंदर लाएंगे तो पूरी प्लेट हमारी अंदर आ गई, तो जो बल रेखाएं हैं वो पूरी प्लेट से गुजरेगी, इसका मतलब इस पृष्ठ का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो ज्यादा हो जाएगा। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो आधी प्लेट बाहर रहेगी, आधी प्लेट अंदर रहेगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरेगी, इस प्लेट का फ्लक्स कम हो गया, समझ रहे हैं। क्योंकि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स घट बढ़ रहा है। चुंबकीय फ्लक्स तीन प्रकार से घट बढ़ सकता है। एक तो घट बढ़ सकता है ये कि जहां पर हम हैं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ को रख दिया जाए सीधे ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र को बार बार घटाएं बढ़ाएं, बार बार घटाएं बढ़ाएं चुंबकीय क्षेत्र को,
चुंबकीय क्षेत्र कभी कम कर दे कभी ज्यादा कर दे, कभी कम कर दे कभी ज्यादा कर दे, तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ से कभी कम गुजरेंगी कभी ज्यादा गुजरेंगी, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जा रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करके ज्यादा करके, कम करके ज्यादा करके परिवर्तित कर सकते हैं, या तो चुंबकीय क्षेत्र को जैसे है वैसे ही रहने दें, फिक्स रहने दें, और उस वस्तु को जिसको हम अंदर यहां रखे हुए थे उस वस्तु को ही बार बार अंदर बाहर ले जाएं। चुंबकीय क्षेत्र फिक्स हो गया, अब वस्तु बार बार अंदर बाहर जा रही है, तो अंदर जाएगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, बाहर जाएगी फ्लक्स घट जाएगा, फिर अंदर आएगी फिर फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में वस्तु को गति करा दे अगर हम अंदर बाहर करके तो भी फ्लक्स बदल सकता है, और अगर वस्तु को स्थिर रख करके चुंबकीय क्षेत्र के मान को तेजी से हम परिवर्तित कर देते रहे तो भी बदल सकता है। या तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को तेजी के साथ रोटेट कर दिया जाए, बहुत तेज गति में वो घूमना शुरू कर दे, तो घूमने से क्या होता, फ्लक्स बढ़ेगा। ऐसे वस्तु रहेगी फ्लक्स ज्यादा रहेगा, बल रेखाएं ज्यादा गुजरेगी, ऐसे वस्तु तिरछी हो जाएगी फ्लक्स कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फ्लक्स और कम हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर कम हो जाएगा, रोटेट करता रहेगा, बार बार फ्लक्स बदलता रहेगा उसका। उस पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या में बार बार कमी ज्यादा होती रहेगी। तो चाहे जैसा भी हो, अगर किसी वस्तु चुंबकीय वस्तु से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन तेजी के साथ होता है, तो आपको पता है कि किसी भी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर होता है तो वहां पर प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर इस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो छोटी छोटी प्रेरित धाराएं जो है वो उसी धातु में, जिस धातु की प्लेट को आपने रखा हुआ है उसमें, उस धातु की प्लेट में छोटी छोटी धाराएं उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धाराएं। ठीक है, क्योंकि ये जो धाराएं होती हैं वह जल के समान उत्पन्न चक्करदार होती है, जल में भंवर उत्पन्न होती है ना, चक्करदार होती है। वैसे ये धाराएं जो उत्पन्न होती है उनकी प्रकृति चक्करदार होती है, इसलिए उनका नाम दिया गया एडी करंट्स या भंवर धाराएं। और थोड़ी देर में ही अगर ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है तो थोड़ी देर में ही क्या होता है कि ये जो हमारी वस्तु है वह वस्तु गर्म हो जाती है, तप्त हो जाएगी। ज्यादा धारा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, गति विरोध करेंगी ना, तो तप्त हो जाएगा वो, भंवर धाराओं के प्रभाव से वो गर्म हो जाता है। समझ रहे बात को? वस्तु जो है लाल भी हो जाती है, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करती है, तो ये भंवर धाराएं होती है। कहने का मतलब भंवर धाराएं जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वस्तु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी के साथ परिवर्तन होने पर उत्पन्न होती है। क्योंकि ये धाराएं जल में उत्पन्न धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए उनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं के कुछ उपयोग है, मतलब लाभ है, तो कुछ हानियां भी हैं। ठीक है, हानियां तो ये है कि जब किसी धातु की प्लेट में ये भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो ऊर्जा व्यय हो रही है उस ऊर्जा का काफी भाग जो है वह ऊर्जा रूप में क्षय हो जाता है, तो जो वांछित लाभ है वह वांछित लाभ नहीं मिल पाता। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं कि पटलित क्रोड लगाई जाती है। पटलित क्रोड का मतलब इतनी मोटी क्रोड होती है, उसको कई परतों में बांट के पतली पतली परतें बना करके उसको बीच से जोड़ते हैं। क्यों? अगर इतनी बड़ी लोहे की प्लेट इकट्ठे लगा दे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तब प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच में जो प्लेटें हमारी होती हैं उन प्लेटों में धारा बहेगी, क्योंकि प्रेरित धारा वहां पर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो धारा रुक रुक के बहती है। आप आगे पढ़ेंगे, रुक रुक के धारा बहती है वो, तो धारा कभी ज्यादा मान की होती है कभी कम मान की होती है। तो वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, कभी ज्यादा कभी कम, तो फ्लक्स परिवर्तन लगातार होता रहता है वहां पे। उसी फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित धारा है वह दूसरी वाली कुंडली से हम प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब प्रेरित धारा वहां उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो अगर एक मोटी प्लेट लगा देंगे तो वह प्लेट बिल्कुल गर्म हो जाएगी, क्योंकि भंवर धाराओं के प्रभाव से वह प्लेट गर्म हो जाएगी, तो विद्युत धारा काफी मान जो है उसी में खर्च हो जाएगा। इसलिए भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, उनको पटलित बना लेते हैं और बीच से उसको जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, भंवर धाराओं का जो मार्ग है
वो लंबा हो जाता है और भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में पटलित क्लोड का प्रयोग क्यों करते हैं? उसका एक लाइन में उसका उत्तर है भंवर धाराओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, समाप्त क्या, कम करने के लिए। ठीक है, इससे भंवर धाराओं का मार्ग लंबा हो जाता है और उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि एक ही गुटके को लगा दिया जाए तो भंवर धाराएं पूरे गुटके में एक साथ उत्पन्न हो जाएंगी और पूरा गुटका गर्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे धारा का अधिकांश भाग वहीं पर व्यय हो जाएगा और वो आगे आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी धारा। इसका लाभ क्या है? इसके लाभ भी है। एक लाभ तो इसका है दोलन रुद्ध धारा मापी में। आपने पढ़ा है किलकित कुंडली वाला चैप्टर पढ़ा है आप, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला। वहां पर क्या है, एक कुंडली लगी होती है एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, है ना, वहां पर लोहे के अंदर नर्म लोहे क्रोड होती है, याद है, याद आ रहा है, नर्म लोहे क्रोड घूमती है। जब ये घूमती है तो ऊपर से एक मरोड़ टोपी लगी रहती है, मरोड़ टोपी। तो ये कुंडली एक तरफ घूमती है, मरोड़ टोपी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो वहां पर मरोड़ टोपी इसको रोकने का काम करती है, साथ साथ जो भंवर धाराएं होती हैं वह भी कुंडली को रोकने का काम करती हैं, क्योंकि धारा वहां जब बहती है नर्म लोहे में तो वहां भी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो नर्म लोहे की क्रोड जो किलकित कुंडली धारा, माफ कीजिएगा, निलंबित कुंडली धारा मापी में क्रोड लटकी रहती है, ठीक है, वहां से वहां पर नर्म लोहे के भीतर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि उसके घूमने का विरोध करती है, जिससे वह शीघ्र ही रुक जाता है। तो जो मरोड़ टोपी लगी हुई है और फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी हुई है वह तो रोकती ही है, उसको सपोर्ट कौन करता है? भंवर धाराएं सपोर्ट करती है। तो भंवर धाराओं के प्रभाव के कारण ही निलंबित कुंडली धारा मापी में, ठीक है, उसका विक्षेपण जल्दी ही रुक जाता है। ठीक है, समझ गए यहां तक? और भी इसके उपयोग हैं। एक तो इसका उपयोग है विद्युत ब्रेक में, ठीक है, प्रेरण भट्ठी में इसका उपयोग है, प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण मोटर में और विद्युत ब्रेक में। भट्ठी में क्या होता है कि किसी अयस्क को जब हम किसी ऐसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख करके प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा हमेशा अप डाउन होती रहती है। जब उच्च कोट की प्रत्यावर्त धारा हम उसमें प्रवाहित करते हैं तो तेजी के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो जिस लौह अयस्क को हमने रखा हुआ है या किसी भी धातु अयस्क है रखा हुआ है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वो पिघल जाता है। ठीक है, उसी को पिघला करके उस भट्ठी में धातुओं से